हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। वेलकम टू जे प्लस, है ना। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं जे मेंस के PYQ कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसी में फर्दर प्रोसीड करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, है ना, कुछ थोड़ी सी थ्योरी जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। तो मॉड्यूलस मतलब z अगर मेरे पास x प्लस आई वाई है तो मॉड z को कैसे डिफाइन करते हैं? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, x क्या होता है इसका रियल पार्ट, y क्या होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। मतलब रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे z मेरे पास -3 + 4i, तो जिसका रियल पार्ट कितना है -3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 4। अच्छा, डोंट राइट इमेजिनरी पार्ट एज 4i। सो रियल पार्ट ऑफ z क्या है -3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 4 है ना। अच्छा, तो मैं अगर मॉड z लिखता हूँ तो मॉड z कितना हो जाएगा, इस रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मीन्स 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अल्टीमेटली इट विल बी 5। तो ऐसे मॉड्यूलस लिखते हैं। अच्छा, दूसरा अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ज्योमेट्रिकली तो क्या मीनिंग होगा कि मेरे पास मान लो ये वाला हमने जो लिखा है -3 + 4i, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इट मीन्स वी विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। मान लो इस पॉइंट को P कहते हैं तो यही डिस्टेंस 5 आया, तो इसी को अगर मैंने -3 5 4 लिखता तो इसकी तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 5 है। इट मीन्स ये हुआ जब हम लोग मॉड z लिखेंगे तो वो एक्चुअली क्या देगा अपने को, ठीक है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस देगा जिससे हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा, है ना। मॉड z क्या देगा, अगेन समझते हैं कि मॉड्यूलस z क्या देगा, हमें उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस देगा जिससे हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, दूसरा आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट क्या होगा, है ना, कि सपोज मेरे पास z कुछ ऐसे है, x प्लस आई वाई है। अब x प्लस आई वाई को एज अ ऑर्डर पेयर लिखें तो x, y लिख सकते हैं। अब x y जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों मान लो पॉजिटिव है तो जो नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, x y दोनों नेगेटिव है तो नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, और x पॉजिटिव है y नेगेटिव तो नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो इस बात पर डिपेंड करेगा, है ना, कि नंबर कहाँ है। तो अगर मैं सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करता हूँ इसको, ये मान लो x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट किया है, x, y आ गया, मतलब x और y पॉजिटिव लेता हूँ। अब ये जो लाइन OP आया है ये इस रियल एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं, ठीक है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ARZ लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा थीटा, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन OP विद रियल एक्सेस, है ना, पॉजिटिव रियल एक्सेस। तो अब थीटा जो है, ठीक है, एक तो ये हो गया कि अगर यहाँ पर जाना है तो ऐसे जा सकते हो। अच्छा, एक ये पूरा चक्कर, है ना, कंप्लीट कर लें और फिर यहाँ जा सकते हैं, मतलब 2π + थीटा भी हो सकता है, 4π + थीटा भी हो सकता है। मतलब जो आर्गुमेंट z है उसकी इन्फाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। बट अगर इस तरह से कुछ कह दें कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताओ, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो कहाँ ले लेंगे हम, 0 से 2π में, है ना, 0 से 2π में। अच्छा, 0 से 2π में जब लिखोगे तो एक वैल्यू आएगी आर्गुमेंट की, है ना, मतलब हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही आर्गुमेंट आएगा। अच्छा, तो लोगों ने क्या किया, है ना, कि जो थीटा था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि -π से π रख लो। अच्छा, -π से π रख लो, तो इसमें जब हम लिखेंगे तो ये भी वही है, -π से π सारे क्वाड्रेंट कवर हैं, देख लो, ये -π होगा और ये 0 से π होगा, तो ये सारे ही क्वाड्रेंट इसमें कवर्ड है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इवन एक्सिस भी कवर्ड है हमारे। अच्छा, ये जब ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो -π से π होगा तो इसको स्पेशल नाम दे दिया, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट या इसी को एम्पलीट्यूड नाम दे दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ। तो जब भी एम्पलीट्यूड बोल देते हैं इट मीन्स ये है कि जो थीटा है दैट इज
रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन माइनस पाई टू पाई, पाई इंक्लूडेड है, माइनस पाई एक्सक्लूडेड है। मतलब जब हम इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, दैट इज कवर्ड बाई पाई, नॉट बाई माइनस पाई, है ना, ये समझ में आना चाहिए। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आर्गुमेंट हमेशा हम माइनस पाई से पाई में ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर उसने कह दिया है कि जनरल वैल्यू बताओ तब तो 2n पाई प्लस थीटा लिख देंगे। अगर उसने कह दिया कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताओ तो 0 से 2 पाई वाला रिपोर्ट कर देंगे। कुछ नहीं मेंशन है तो ऑलवेज कौन सा रिपोर्ट करेंगे, माइनस पाई से पाई वाला। तो ये छोटी सी बातें हैं, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। तो ये दिस इज, हाँ, जेईई मेन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, इफ z इज complex number of unit modulus and theta is argument of z, then what will be the argument of this? Then argument of 1 plus z upon 1 plus z bar is what? Z bar is what? अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z होता है। बहुत ही ईजी बात है कि z बार जो होता है वो कितना होता है ना, x माइनस वाई। अगर z हमारे पास x प्लस आई वाई हो, अच्छा वन मोर थिंग कि z इंटू z बार करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग z इंटू जेड बार होगा मॉड जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, इसने हमको बताया है कि जो z है उसका मॉड्यूलस 1 है, ठीक है, मॉड जेड 1 है, और जो z है उसका आर्गुमेंट थीटा है। तो अपने को इस वाले का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। क्या गिवन है अपने को कि मॉड z जो है 1 है। अच्छा, वो कोई नंबर मान लो 1 है तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी 1 ही रहेगा। तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मॉड जेड स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। अच्छा, मॉड जेड स्क्वायर को ये देखो कैसे लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में z बार इन्वॉल्व है ना। तो ये जो नंबर है, मतलब इसी नंबर का आर्गुमेंट बताना है, किसका, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। इसका आर्गुमेंट बताना है, किसका, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। अच्छा, z इंटू जेड बार 1 है तो कितना हो जाएगा, ये जरा जेड बार को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस जेड को तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जेड बार को चेंज करके मैं 1 बाई जेड लिख सकता हूँ इस रिलेशन का यूज करके। अच्छा, एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट 1 प्लस जेड और z ऊपर आ जाएगा और अपॉन 1 प्लस जेड। तो देख पा रहा हूँ कि 1 प्लस जेड कैंसिल हो गया। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, कितना हो गया, आर्गुमेंट z ही हो गया। अच्छा, आर्गुमेंट z तो पहले ही नोन था थीटा, इसका मतलब इस नंबर का आर्गुमेंट भी थीटा ही रहेगा। आज जो आर्गुमेंट z था वही इस नंबर का आर्गुमेंट हो गया विद दिस कंडीशन कि ये यूनी मॉड्यूलर है ना। ये क्या है, यूनी मॉड्यूलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। छोटी सी बात और समझते हैं कि अगर मेरे पास z, ऐसे देखो है ना, कि z मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, z सपोज 7 है। अब अगर मैं 7 को रिप्रेजेंट करूं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ये मान लो आर्गन प्लेन है अपना, है ना, तो 7 कामा 0 विल बी समथिंग ऑन x एक्सिस और पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब अभी हम लोगों ने कहा था कि जो आर्गुमेंट z होता है वो तो इसी x एक्सिस के साथ एंगल ही है, तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर्गुमेंट z लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक और देख लिया, जैसे z इक्वल्स टू -8 है, तो इसको अगर प्लॉट करोगे तुम तो -8 कामा 0 विल बी समथिंग। तो कौन सा एंगल लेना है अपने को, ये वाला, है ना, ये वाला एंगल लेना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई। इट मीन्स ये हुआ कि z अगर प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा। अब 0 कब होगा
जीरो जब होगा जब उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, और पाई कब होगा जब उसका रियल पार्ट नेगेटिव है। तो इस बात को नोट करके लिख लेते हैं कि इफ z इज प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल, देन आर्गुमेंट z इज ज़ीरो और पाई according as real part of z is positive और नेगेटिव। मतलब अगर रियल पार्ट पॉजिटिव हुआ तो ज़ीरो आ गया, नेगेटिव हुआ तो पाई आ गया। थोड़ा सा और समझ लेते इस बात को, है ना, कि मेरे पास मान लो कुछ ऐसा है, z सपोज ऐसा है, z इक्वल्स टू 5i है, तो 5i को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कहाँ पे आएगा, 0,5 विल बी समथिंग हियर। ये रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस, x एक्सेस y एक्सेस ही हैं, तो ये वाला एंगल चाहिए अपने को, तो ये तो π/2 है। अच्छा मान लो z इक्वल्स टू -3i है, तो अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ 0,-3 तो ऐसे जाऊँगा, ठीक है, या ऐसे आना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, मतलब आर्गूमेंट z यहाँ पर कितना हो गया, π/2, और यहाँ पर कहूँ मैं तो आर्गूमेंट z हो गया -π/2 और 3π/2, है ना। मतलब अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्गूमेंट π/2 होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, और अगर प्योरली इमेजिनरी है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है तो -π/2 या 3π/2। तो उल्टा भी समझ में आना चाहिए कि अगर उसने ये लिख दिया है कि आर्गूमेंट z π/2 है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आर्गूमेंट z -π/2 दे देता है तो इट मीन्स वो प्योरली इमेजिनरी है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आई होप सो समझ गए हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, तो आओ करते हैं। क्वेश्चन ये है, दिस इज आल्सो जेईई मेन क्वेश्चन, है ना। इफ z1 z2 एंड z3 z4 are two pairs of complex conjugate, are two pairs of complex conjugate numbers, are two pairs of complex conjugate numbers, then argument of z1 upon z4 plus argument of z2 upon z3। I hope so this is z2 upon z3, yes, ये बताना है। अब आर्गूमेंट की थोड़ी सी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी होती है कि आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर वैसा होता है जैसा लॉग होता है। तो आई थिंक यू हैव आइडिया ऑफ दिस। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर प्रोडक्ट है तो उसको सम में बदल सकते हो, सम है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो ये है इसका, है ना, सम बताना है अपने को, आर्गूमेंट z1/z4 प्लस z2/z3। तो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। आर्गूमेंट z1/z4 है और प्लस आर्गूमेंट z2/z3 है। अब हमने कहा कि आर्गूमेंट सेम वैसी ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है जैसा कि लॉग। तो लॉग तो ऐसा होता है कि लॉग m प्लस लॉग n होता तो लॉग m इंटू n हो जाता। तो ये हो जाएगा क्या, आर्गूमेंट z1 इंटू z2 अपॉन z3 इंटू z4। अब उसने अच्छी बात क्या बताई अपने को कि जो z1 z2 हैं और z3 z4 हैं दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब z2 का अगर कॉन्जुगेट लिख दें या z1 का कॉन्जुगेट लिख दें तो z2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर z3 का कॉन्जुगेट लिख दें तो z4 आ जाएगा। तो इसको यूज करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आर्गुमेंट, है ना, z1 तो ऐसे रहने देते हैं, z2 की जगह z1 कॉन्जुगेट लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पर z3 को ऐसे रहने देते हैं और z4 को z3 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं।
अच्छा तो ये तो कितना हो जाएगा, है ना, अभी सीखा था हम लोगों ने मॉड Z1 का स्क्वायर, और ये मॉड Z3 का स्क्वायर। मॉड तो वैसे भी पॉजिटिव होता है, स्क्वायर भी लिखा हुआ है और रियल नंबर भी है। तो Z1, ये जो मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, ये रियल नंबर है और ये पॉजिटिव भी है। तो अभी अभी तो सीखा था हमने कि अगर, है ना, क्या हो, कोई रियल नंबर है, प्योरली रियल है, तो उसका जो आर्गुमेंट है वो 0 हो जाएगा अगर उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, और पाई हो जाएगा अगर रियल पार्ट नेगेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव है, इट मीन्स इसका आर्गुमेंट कितना होना चाहिए, 0। आई होप सो समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बट है ना, दिस शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि रियल पार्ट जब पॉजिटिव होगा तो उसका आर्गुमेंट 0 होगा, और रियल पार्ट जब नेगेटिव होगा, मतलब प्योरली रियल के केस में, तब पाई होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। इतनी बात तो हम आई थिंक जानते हैं कि z अगर मेरे पास x प्लस आई वाई हो और y 0 कर दूं तो z x बच जाएगा, और इसको प्योरली रियल कहेंगे हम लोग। और अगर मैं x 0 कर दूं तो z आई वाई हो जाएगा, और इसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, इसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आओ करते हैं। क्या कह रहा कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, इफ़ Z1 नॉट इक्वल्स टू 0, इफ़ Z1 not equals to 0 and Z2 be two complex numbers, be two complex numbers such that Z2 by Z1, this is purely imaginary number, this is purely imaginary number, purely imaginary number, then इसका मॉड्यूलस बताना है, क्या हो जाएगा, मॉड 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन, है ना, कितना, मॉड 2Z1 माइनस 3Z2, इसका मॉड बताना है कि क्या आ जाए। अब थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी, है ना। क्या है कि Z1 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड करना हो तो वो कर सकते हैं, इसके कहने का ये सेंस है। और Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 बाई Z1 जो है प्योरली इमेजिनरी। तो Z2 बाई Z1 प्योरली इमेजिनरी को हम उस तरह से लिख सकते हैं, आई वाई, है ना, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, Z2 बाई Z1 प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको I इंटू वाई लिख सकता हूँ। अब इस बात को यूज कैसे किया जाए, मेन तो ये है ना, तो इसीलिए ये बताया है कि Z1 0 नहीं है, मतलब मैं ऊपर नीचे Z1 से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने ई से डिनोट किया, मतलब मॉड ऑफ दैट जो है 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z2। तो चालाकी क्या दिखानी, ये Z2 बाई Z1 नोन है, तो Z1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो Z1 से डिवाइड कर लिया तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3Z2 बाई Z1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 हो गया, और ये 3 और Z2 बाई Z1 हो गया। अब देखो Z2 बाई Z1 को तो आई वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 2 प्लस 3IY, और ये 2 माइनस 3IY, बस अब कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं देखूं तो ये वाला जो नंबर है, ये सॉरी नीचे वाला, वैसे सेम ही कह सकते थे, ये वाला नंबर इसका कॉन्जुगेट है और ये वाला इसका कॉन्जुगेट है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले कॉन्जुगेट है, ऊपर वाला नीचे का, एक ही बात है। अच्छा, मैं z का मॉड लिखूं तो √x² प्लस y अब स्क्वायर आता है, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस IY, तो उसका भी मॉड तो सेम ही आएगा ना, √x² प्लस y²। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखे हैं, मतलब 2 प्लस 3IY
और ये मॉड ऐसे लिख सकता हूँ मैं सेपरेट करके 2 माइनस 3 आई बाई, मतलब मॉड Z1 बाई Z2 को मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 लिख सकते हैं। अभी दोनों एक दूसरे, तो मॉड तो सेम ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा, है ना। चाहो तो एक्चुअली तुम मॉड लिख के कर लो, है ना, तो वो तो ज़रूरत है नहीं। आई होप सो समझ गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास, ठीक है, एक और क्वेश्चन, बस लिटिल बिट, थोड़ा सा मुझे आइडिया चाहिए किसका, ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री। जैसे तो ऐसे देखो कि Z1 मेरे पास मान लो x1 प्लस आई वाई 1, अच्छा Z2 कितना है x2 प्लस आई वाई 2, तो मैं Z1 माइनस Z2 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आई इंटू Y1 माइनस Y2। अब अगर मॉड लिख दोगे तो मॉड Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा? रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये जानते हैं, है ना, मतलब अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये पॉइंट Z1 है तो ये x1 कामा y1 है, ऐसे ही ये पॉइंट Z2 है और ये x2 कामा y2 है। तो ये देख पा रहे हैं क्या कि मॉड Z1 माइनस Z2 ए बी लिखा हुआ, मतलब ए बी डिस्टेंस लिखा हुआ, मतलब मॉड Z1 माइनस Z2 एक्चुअली अपने को क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, है ना, मतलब ज्योमेट्रिकली ये बताता हमें कि मॉड Z1 माइनस Z2 है, इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। आई होप सो समझ रहे हैं। तो इस बात को मैं यूज करके, है ना, अगर ये लिखूं थोड़ा सा तो आइडिया लगाना है कि व्हाट इट मीन, कि मैंने ऐसे लिखा सपोज कि मॉड Z माइनस Z1 वो किसके इक्वल है? मॉड Z माइनस Z2 के। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो Z1 से उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी Z2 से। तो क्या ऐसा एक ही Z होगा? नहीं, ऐसे इन्फाइनाइट Z होंगे, है ना। तो ऐसे मतलब मैं ये कहूँ कि सपोज ये Z1 है और ये क्या है? Z2 है, ठीक। तो Z, ठीक है, एक तो बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ए बी के मिड पॉइंट पे रख देंगे अगर Z को तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी तुम ले लोगे, है ना, Z को, तो क्या आ जाएगा? ये इक्वल डिस्टेंस पे ही आ जाएगा, है ना। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। मतलब अगर मॉड Z माइनस Z1 मॉड Z माइनस Z2 के इक्वल रहा तो ऐसा होने का मतलब ये है कि जो Z है दैट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। आई होप सो समझ रहे हैं। तो इसी बात का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को करने में, है ना। फिर से एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि अगर मॉड Z माइनस Z1 मॉड Z माइनस Z2 के इक्वल है, इट मीन्स ये है कि जो Z है दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है मेरे पास, दिस इज आल्सो अ JEE मेन क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन ये है कि लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, let Z be a complex number, है ना, such that mod Z minus I upon Z plus 2I equals to 1 and mod Z equals to 5/2, then what will be the value of this? Mod Z plus 3I is what? तो अगर मुझे Z पता चल जाए तो मैं mod Z plus 3I निकाल लूँगा, है ना। Z को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा और 3I उसमें ऐड कर लूँगा और फिर फाइंड आउट कर लूँगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो जो अभी डिस्कस किया हमने, है ना। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि मॉड Z माइनस I अपॉन मॉड Z प्लस 2I इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है ना।
या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि मॉड z माइनस आई इक्वल्स टू मॉड z प्लस 2i। आई होप सो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो z है वो i और माइनस 2i को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आएगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो एक बार बना लेता हूँ, है ना। ये हमारे पास x एक्सेस और y एक्सेस, मतलब रियल और इमेजिनरी एक्सेस सेम थिंग आर। तो i मतलब 0,1, 0,1 will be something here and minus 2i it means 0,-2। इनका मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट, तो 0 + 0/2 0 ही रहेगा और 1 ± 1/2, तो -1/2 आएगा। सो इट विल बी समवेयर 0,-1/2, मतलब जो z है वो इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है। तो मैं इस लाइन पर कहीं पर भी चला जाऊं, ये तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या y चेंज होगा? नहीं चेंज हो सकता। y को तो फिक्स रखना पड़ेगा, तभी x एक्सिस के पैरेलल हम हो सकते हैं। मतलब y कहीं भी जाऊं तो मेरे पास -1/2 ही रहेगा। मतलब व्हाट द चेंज कम देयर, x बदलेगा। तो मतलब z को कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, अल्फ़ा -1/2i x + i y। अब उसने थोड़ी सी मदद करी अपनी कि मॉड z जो है वो कितना है, 5/2 है, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो मॉड z लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, √α² और प्लस 1/4 ये इक्वल्स टू 5/2। तो स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो गया, α² + 1/4, दिस इज 25/4। आई होप सो सही लिख रहा हूँ मैं, यस। तो α² की वैल्यू आ जाएगी 25 - 1 यानी 24/4, सो 10 is 6। सो अल्फ़ा शुड बी व्हाट, ±√6। ओके, मतलब z मिल गया है अपने को, z कितना आ गया है, ठीक है, ±√6 और -1/2i। तो अगर मैं z + 3i लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ±√6 और 3 - 1 5/2i, 5/2i। अब मॉड लिखोगे तो इसमें एक्चुअली प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो 6 ही आ जाएगा, चाहे माइनस का लिखो चाहे प्लस का, और ये आ जाएगा 25/4। तो एलसीएम लूँगा मैं तो 49/4 आ जाएगा एंड दैट विल बी 7/2। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, यस, है ना। ये आंसर हो गया, है ना। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।